देखना शुरू कर चुके हैं अपना विंध्य प्रेजेंट्स विंध्य की कचहरी। विंध्य की कचहरी स्पॉन्सर बाय साक्षी शिक्षण संस्थान बढ़ौरा, पावर्ड बाय प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सीधी, को पावर्ड बाय हम लोग फैमिली शॉप गांधी चौक सीधी। सह प्रायोजक सुरेश इंटरप्राइजेज पुराना बस स्टैंड सीधी। राधिका आर्ट प्रिंटिंग प्रेस एवं फ्लैक्स मध्यांचल बैंक के सामने सीधी। बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम। विंध्य की कचहरी में आप सभी का अभिनंदन है। और आज जैसा कि हमारी परंपरा रही है, विंध्य के ऐसे व्यक्तित्व के साथ आप सभी के बीच हम उपस्थित होंगे जो समाज के लिए समर्पित हैं, सामाजिक मुद्दों के साथ, सामाजिक बातों के साथ। आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो लगभग 5 दशकों से राजनीति के क्षेत्र पर हैं। छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की और 1985 में पहली बार विधायक बने। एक युवा के रूप में विधायक स्वीकार किया गुड़ की जनता ने, और वो सफर आज तक लगातार तय किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र गुड़ के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह जी का एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें। विंध्य की कचहरी में निर्णायक की भूमिका पर आज हमारे साथ, हमारे बीच में वरिष्ठ उद्यमी, वरिष्ठ व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित हैं संजय मिश्रा जी। हम अभिनंदन करते हैं जोरदार ताली के साथ संजय मिश्रा जी। सवालात और इल्जामात का सिलसिला जारी करते हैं। उससे पहले आज के निर्णायक, आज के जज माननीय मिश्रा जी से हम अनुरोध करेंगे कि आज की कार्यवाही शुरुआत की इजाजत दी जाए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज की कार्यवाही शुरू करूं उससे पूर्व विधायक जी के राजनीतिक कैरियर पर एक नजर। जरहा मनगवा के जन्मे विधायक नागेंद्र सिंह ने अपने राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से की और छात्र राजनीति में रहते नगर पालिका के चेयरमैन बने। क्रिकेट और फुटबॉल के प्रेमी नागेंद्र सिंह ने नगर पालिका में अपनी पूरी टीम लड़ा दी थी और सफलता प्राप्त हुई। 1985 में पहली बार कांग्रेस पार्टी से विधानसभा क्षेत्र गुड़ का टिकट मिला और जीत भी मिली, लेकिन उसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिला। 1998 में भाजपा की सदस्यता ली और 2003 में गुड़ से फिर टिकट मिला और जीत हासिल हुई और लगातार 2 पंचवर्षीय विधायक चुने गए। लेकिन 2013 में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुंदरलाल तिवारी ने बहुत ही कम अंतराल लगभग 1000 मतों से चुनाव हार गए। 2018 में फिर से चुनाव में फतह हासिल की। दूसरे विधानसभा के होने की वजह से बार बार आरोपों का सामना भी करना पड़ा। 4 पंचवर्षीय विधायक रहे भाजपा के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह विंध्य की कचहरी में अपनी पैरवी खुद करेंगे। यहीं से कार्यवाही शुरू होती है और पहला इल्जाम सीधे सीधे हम पुरानी राजनीति पर जाते हैं। आपने पहले कांग्रेस ज्वाइन किया था, आप कांग्रेस के समर्थित थे, इसके बाद आपने भाजपा ज्वाइन की, उसकी क्या वजह थी? बगावत के साथ आपने राजनीति की शुरुआत की। बगावत नहीं, मजबूरी समझिए जी। मैं 1985 से 90 तक कांग्रेस का विधायक था, गुड़ से ही। और उसके बाद 90 जैसे पूरा हुआ तो 5 साल बाद फिर जब इलेक्शन आए जी, तो उस समय मुझे टिकट नहीं दिया गया। टिकट नहीं मिला, उसका कोई कारण मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन तो भी मैं बराबर कांग्रेस पार्टी के साथ ही जुड़ा रहा और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में और अपने जो नेता थे उस समय के, उनके आदेशों का पालन करता रहा। फिर उसके बाद 2-3 उपचुनाव हुए अन्य कारणों से जी गुड़ में जी, उनमें भी मुझे टिकट नहीं दिया गया, नहीं मिला। इस बीच भारतीय राजनीति में केंद्र के स्तर पर एक फेरबदल हुआ और एक तिवारी कांग्रेस का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन भारत की राजनीति के बड़े नेता और यूपी के कई बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी थे, और कार्यकारी अध्यक्ष इसी
जहाँ आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, जी 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 इसी चौराहट के और उस समय के राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता कुंवर अर्जुन सिंह जी थे। जी अब वो भी स्वर्गवासी हो चुके हैं। जी जी उसके गठन होने के बाद मैं उस पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष था, तिवारी कांग्रेस का। जी और एक उपचुनाव फिरा पड़ा और वो चुनाव में मुझे कैंडिडेट माननीय अर्जुन सिंह जी ने टेलीफोन पर मुझे कहा कि आप अपना फॉर्म भर दो उपचुनाव के लिए गुड़ से। उसी दिन मुझे कतिपय कारणों से मुझे गांव जाना पड़ा, मेरे गांव में कोई कार्यक्रम था। तो मैं जाते जाते मैंने 2-3 लोगों को बताया। उस समय जो तिवारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे माननीय ज्ञानेंद्र सिंह जी, उनको और 1-2 लोगों को बताया कि भाई पेपर्स तैयार कर लेना, माननीय जी का आदेश हुआ है कुंवर साहब का। जी मैं गांव से आऊँगा तो फिर 1 दिन बाद फॉर्म भरूँगा। जी 18 फरवरी की डेट को मैंने तय किया था फॉर्म भरने का। जब मैं लौट के आया दूसरे दिन तो आके जब घर में घुसा तो मेरे एक मित्र क्रिकेट के ही, आपको शायद पता होगा कि मैं क्रिकेट के जी जी आप संचालन में बिल्कुल बहुत दिनों से लगा हूँ। जी तो अपने विद्यार्थी जीवन में क्रिकेट खेलता भी था। जी वो बैठे हुए थे तो हमने पूछा क्या बात है। कमल श्रीवास्तव आज भी अभी हैं, वो जी आज भी वो संचालन कर रहे हैं क्रिकेट का रीवा में। जी तो हमने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं, और थोड़ी बात करनी है। तो मैं गया, बैठ गया। उन्होंने कहा क्या माननीय कुंवर साहब ने आपको कहा है कि आप चुनाव, ये उपचुनाव जो हो रहा है उसमें आप कैंडिडेट हो? हमने कहा हाँ, कहा है। तो उन्होंने कहा लेकिन वहाँ से तो खबर आ रही कि उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा है ऐसा। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने तुरंत फ़ोन लगाया दिल्ली, लैंडलाइन था तब, मोबाइल का जी जमाना जी नहीं था। बिल्कुल और संयोग से जिस व्यक्ति ने सुबह मुझसे बात कराई थी 1 दिन पहले, वो यही कपूरी एक गांव है आपका चौराहट के क्षेत्र जी में, वहीं के रहने वाले राजन उनको कहते थे लड़के को। अभी जी। है वो, तो वही मिल गए। हमने कहा क्यों, आपने मुझे बात कराई थी सुबह कुंवर साहब से? फिर हाँ। और मैंने उनको माइक दे दिया, अपने साथी जो बैठे थे, आप सुन लो, आप बात तो कराई थी, फिर आपको बात करना है क्या? उन्होंने पूछा। मैंने कहा नहीं, हो गया, मैंने रख दिया फोन। उसके बाद दूसरे दिन सुबह मुझे 8:30 बजे करीब फ़ोन आया फिर से, और माननीय स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने मुझसे कहा कि वो ज्ञानेंद्र सिंह का फॉर्म आप भरवा दो तिवारी कांग्रेस से। और कुछ नहीं कहा। मैं उनको इतना ज़्यादा इज्जत देता था कि मैंने कुछ उनसे प्रश्न भी नहीं किया। बाद में कभी मौका आया तो मैंने प्रश्न किया किसी अन्य कारणों से, लेकिन उस दिन मैंने कोई प्रश्न नहीं किया और मैंने ज्ञानेंद्र सिंह को फॉर्म भरवा दिया। और ज्ञानेंद्र सिंह जी का फॉर्म भरने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। चुनाव हुआ, उसमें अर्जुन सिंह जी आए, स्वयं प्रचार करते रहे, सब उनके काफ़ी लोग थे। और मेरी ही गाड़ी में मैं ही बैठा रहता था आगे, और कुंवर साहब, उनके गनमैन और उनके एक पीए जी और हमारी गाड़ी, हमारा ड्राइवर रहता था। जी कई दिनों बाद एक दिन मुझे मैसेज आया कि कल का जो कार्यक्रम है वो कैंसिल है और आपको सुबह कुंवर साहब ने, जहाँ रुके हुए थे संगरौली कोठी में रहते थे, संगरौली हाउस में, जी रीवा स्टेडियम जो है क्रिकेट का, उसके सामने, जी तो वहाँ बुलाया है। मैं सुबह गया 8 बजे। कुंवर साहब आए, मैंने पूछा, ऐसे चरण स्पर्श किया, फिर मैंने उनसे विनती की कोई तबीयत गड़बड़ खराब हो गई, आज का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। जी इन बैठे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि चुनाव की क्या स्थिति है। तो मैंने कहा चुनाव तो हार रही है तिवारी कांग्रेस। तो थोड़ा अवाक हुए, कहीं चुनाव तो जीतना ही बहुत जरूरी है नागेंद्र,
इसलिए कि तिवारी कांग्रेस का भारत में पहला चुनाव है, ऑल इंडिया स्तर की पार्टी हमने बनाई है। और ये चूंकि पहला चुनाव है और हमारे चुराहट के बगल में है, चुराहट और गुड़ लगे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ के इस पार उस पार, तो ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, इसको कुछ करिए। हमने कहा हम तो आपके साथ ही बराबर रहता हूँ उनको, मैं कहीं अलग से गया ही नहीं। हाँ, आपने पूछा तो मुझे जो लग रहा है कि चुनाव हार रहे हैं। खैर उसके बाद चुनाव हुआ, उसके अंदर की बहुत सी बातें हमें वो कहने का अवसर नहीं है। चुनाव हुआ, चुनाव में तिवारी कांग्रेस हार गई, और जब रिजल्ट तिवारी कांग्रेस का आ गया हारने का शाम को, उसी दिन मैंने एक प्रेस नोट जारी किया कि तिवारी कांग्रेस की प्रासंगिकता राष्ट्रीय स्तर पर मेरे समझ में नहीं आ रही है। अब इसका कोई प्रासंगिक वो पार्टी है राष्ट्रीय स्तर में कि नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इस पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। ये उसके अंतर्गत था और मैंने छोड़ दिया। हाँ, फिर और आप आगे पूछा। बीजेपी फिर आपने उसमें ज्वाइन की? फिर बीजेपी बहुत दिनों में नहीं ज्वाइन की जी, मैंने फिर कांग्रेस ज्वाइन की। अच्छा। दिग्विजय सिंह जी ने मुझे बुलाया और फिर उन्होंने कहा कि अब आप अपने पेरेंट पार्टी में आओ। वो चीफ मिनिस्टर थे। मैंने ज्वाइन किया कांग्रेस, लेकिन वहाँ श्रीनिवास तिवारी जी हमारे बड़े नेता थे इस बिंद के जी, और नहीं प्रदेश के बड़े नेताओं में थे जी। तो उनसे हमारे डिफरेंसेस विचारों के बहुत पुराने हैं, क्योंकि हम वो अगल बगल गाँव के हैं जी। निवास हमारा, उनका त्यूनी है, हमारा जरा जी 2 किलोमीटर का अंतर है। बिल्कुल। तो हम लोगों के विचारों का मेल नहीं मिला। जब नहीं मिला तो फिर एक दिन ऐसे चलता रहा, और एक दिन रात में मैं अपने घर पर था तो माननीय स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी का टेलीफोन आया जी मेरे पास। क्या कर रहे हो? तो हमने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई काम तो हमारे पास है नहीं, आराम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुम अब मेरे साथ चले आओ और वहाँ तुम्हारी कोई उपयोगिता मैं नहीं समझता हूँ। उसके बाद मैं भोपाल गया, उनसे मिला, बहुत सारी चर्चाएं हुई और उसके उपरांत मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की 1998 में। और सीधे 5 वर्ष बाद आपको टिकट मिल गया 2003? हाँ, 1998 में नहीं मिला, 2003 में टिकट मिला। तब से मैं लगातार वहाँ विधायक हूँ, बीच में एक अंतराल के छोड़। 2013 में आप चुनाव हारे थे जी, उसकी क्या वजह रही? ऐसा है, एक तो उसमें हमारा जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग और फिर ब्राह्मण, उसके बाद ठाकुरों की संख्या आती है जी। उसमें हम लड़े, मैं लड़ा, ठाकुर और एक कपिध्वज सिंह लड़े। उस समय उनका टेरर था, उस समय वो मर्डर केस से जमानत पर लौटे थे जी, और उनका गांव भी वही है। कहाँ? गुड़ क्षेत्र, टीकर के इलाकेदार जी। तो करीब 15-20 गांवों में उनका अपना असर था। और ब्राह्मण कैंडिडेट के रूप में सुंदरलाल तिवारी जी थे जी, जो श्रीनिवास जी के पुत्र थे, पूर्व सांसद थे जी, और ब्राह्मण के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। उसमें चुनाव संघर्षपूर्ण हुआ, उसमें करीब 1182 वोट से मैं चुनाव हारा जी। लेकिन संतोष की बात यह रही मेरे लिए कि अगले साल 18 में फिर वो दोनों लड़े और फिर मैंने उनको हराया, अच्छा 10,000 वोटों से। इस दौरान एक विवादित बयान भी आपका था बस स्टैंड में, आपके कि जो सवाल आते हैं वो आपके क्षेत्र से किसी न किसी युवा या व्यक्तित्व द्वारा किए जाते हैं। एक विवादित बयान था कि आपने बस स्टैंड में एक बयान दिया था कि चुनाव में काली चमड़ी के वोटरों द्वारा जीता गया है, ना कि ब्राह्मण वोटर के द्वारा, जबकि 98,000 वोटर ये अनुमान लगाए जाते हैं। ऐसा विवादित बयान, उस पर क्या टिप्पणी होगी? काली चमड़ी का अर्थ है जी गरीब, गुरुआ, छोटा आदमी, छोटा जात से नहीं। अच्छा, हमें ब्राह्मणों के भी वोट मिलते हैं, हमें थोड़े ठाकुरों के भी वोट मिलते हैं जी, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट हमको मिलते हैं आदिवासियों के, हरिजनों के, पिछड़ों के,
तो मैं उनको सबको काली चमड़ी, और ये मेरा कहा हुआ नहीं है जी एक्चुअली, मैं एक बड़े सपोर्टर हैं जी। जिन्होंने चुनाव के बाद कहा था कि हम काली चमड़ों वालों ने आपको जिताया है। अच्छा हाँ, और वो इस समय संयोग से आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं रीवा जिले के। तो ये एक विवादित बयान आपकी ओर से सवाल आया था। ठीक है, मैं सीधी बात पर आता हूँ। 2013 में शिवराज जी आपके समर्थन पर आए थे प्रचार करने गुड़ में जी। 2018 में भी आए थे जी, जी। 2013 में आप चुनाव हार गए थे, 18 में आप जीते थे। जी, जी। एक घोषणा हुई थी उस पर कि गोविंदगढ़ को तहसील बनाया जाएगा। 10 वर्ष बीत चुके हैं उस घोषणा के बाद। उस पर गोविंदगढ़ तहसील तो फुल फ्लेज नहीं बन पाई जी, लेकिन उप तहसील बन गई है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है और तहसीलदार वहाँ बैठते भी हैं। बिल्कुल। चूंकि जो घोषणा हुई थी उस पर हम बात कर रहे थे कि उस पर अमल नहीं किया गया, उसके पीछे की क्या वजह मैं है? बता रहा हूँ ना जी कि उप तहसील बन गई है गोविंदगढ़, आज भी है जी। अब बात करते हैं अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात की। युवा छात्रों का आरोप है आप पर कि पोस्ट ग्रेजुएशन की एक प्रयास नहीं किए गए पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज के लिए आपके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत। देखिए, जब गुड़ में मैं चुनाव लड़ने गया था जी, तो वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल तक लड़कियों की नहीं थी, हैं जी। सिर्फ एक हायर सेकेंडरी स्कूल थी गुड़ में बच्चों की, बालक स्कूल। आज वहाँ कम से कम 12-15 तो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। कॉलेज इसी दरमियान बना जी, कॉलेज चालू हुआ, आज भी चालू है। और न सिर्फ गुड़ में, गोविंदगढ़ में, रायपुर, तीनों जगह कॉलेज चालू है। जहाँ तक आपका सवाल है जी, पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसका मैं बराबर प्रयत्न करता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 महीने पहले मुझसे कहा था कि मैं इसको कर ही दूंगा। मैंने कहा चल के घोषणा करिए। वो कार्यक्रम अभी तक नहीं बन पाया, ये हो सकता है मेरा दुर्भाग्य रहा हो, लेकिन उसमें प्रयत्न में मेरी कोई कमी नहीं। एक अपवाद कहें या आरोप कहें, यूजी कॉलेज के लिए भवन नहीं है, ऐसा आरोप आया है आप पर कि भवन नहीं है और बाण सागर की कॉलोनी पर 2 कक्ष पर संचालित हो रही है। जी जी जी, उस पर क्या टिप्पणी होगी? यहाँ 2 कक्ष में एक ऑफिस के लिए जी, बिल्कुल ठीक है। भवन का भूमि का उत्तेजन हो चुका है जी। भवन के लिए 5-5.5 करोड़ रुपए आके ट्रेजरी में है। उसका सिर्फ और सिर्फ चालू न हो पाने का कारण रहा है ये कोविड। 2 साल रहा, बाद में 2 दफे ठेकेदारों के टेंडर निरस्त हुए। तो ऐसे में प्रक्रिया में छात्रों का आना जाना, जो कि एक कमरे में ऑफिशियल वर्क होता है और एक हॉल में पूरे छात्र आते जाते हैं जहाँ शौचालय की भी व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है, तो ऐसे में कितना सुचारू रूप से संचालित कर पाना, किसी भी प्रकार से अभद्रता या कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, अव्यवस्था हो जाए, अनहोनी हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? नहीं, उसकी जिम्मेदारी तो हमेशा शासन की होती है जी, है ना। लेकिन शासन ने अपनी तरफ से पैसे दे दिए हैं, जमीन दे दी है, उसकी प्रक्रिया है, टेंडर हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा और जब बनेगा तो उसमें शौचालय के साथ ही पूरी सुविधाओं के साथ कॉलेज बनेगा। चलिए, अगर शिक्षा की बात हो ही रही है तो रायपुर करचुलियान ITI कॉलेज ये ब्लॉक है आपका और कहा यह जाता है, आरोप भी ये लगता है कि ये जो कॉलेज ITI कॉलेज थी वो रायपुर करचुलियान के लिए थी जिसे गुड़ में संचालित करवाया गया। ऐसा तो कुछ नहीं है, हर ब्लॉक में ITI बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ब्लॉक रायपुर करचुलियान है संचालित गुड़ में हो रही है, उसके पीछे का क्या कारण? प्रस्ताव ही था जी, ITI रायपुर में होनी चाहिए, बात मैं मानता हूँ जी, लेकिन ये कहना कि कहीं ट्रांसफर किया गया, कोई ट्रांसफर नहीं किया गया है। ये गुड़ के लिए ही प्रस्तावित थी और गुड़ चूंकि विधानसभा का हेडक्वार्टर है इसलिए वो गुड़ में प्रस्तावित थी, गुड़ में चालू हुई। चलिए, अब एक बड़ा सवाल आप पर आता है कि कल्याण सिंह जी BMO हैं आपके नगर परिषद के, 15 साल से लगातार वो आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं, गुड़ में हैं। आरोप ये लगता है कि आपका संरक्षण उनको प्राप्त है और कभी कभी वो नगर परिषद भी संचालित करते हैं, ये आरोप आया गया है। ऐसा है जी, गुड़ की अस्पताल जी, रीवा जिले की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनमें सबसे अच्छी बिल्डिंग भी है और सबसे अच्छा संचालन भी है उसका। आरोप वीडियो जी, उनको संरक्षण तो निश्चित मिलेगा जी। जो आदमी अच्छा काम करेगा उसको संरक्षण देना तो राजनीतिक लोगों का काम है। इसमें वीडियो कुछ वायरल हुई थी जिनमें नगर परिषद में वो अध्यक्षता करते हुए नजर आए हैं। आप कल्याण सिंह जी की हम बात कर रहे हैं, नहीं, अर्चना सिंह जी की जगह पर। अर्चना सिंह उनकी पत्नी है जी, और ये लोग यहाँ के नहीं है लोकल। हाँ, ये मेरठ से जी, तो भी सर्वाधिक मतों से वोट जीतकर वो
नगर पंचायत के अध्यक्ष है। डेमोक्रेसी में जी, जी। वोट ही ना महत्वपूर्ण बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कल्याण सिंह ने कभी अध्यक्षता की है इसकी मुझे जानकारी नहीं। ये वीडियो भी वायरल हुआ था, कई लोगों ने हमें बताया है और इसकी शिकायत भी की गई थी शायद। हमारे नजर में नहीं आया, और यदि ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है जी। यदि उन्होंने अध्यक्षता की है नगर पंचायत की तो गलत है। चलिए अब हम सीधे व्यक्तिगत बात पर आते जी हैं। जी जी। आप पर एक आरोप लगा है, प्रणव सिंह जी आपके भाई हैं। हाँ है। लोग कह रहे हैं कि आप पैराशूट लैंडिंग करवा रहे हैं अपने विधानसभा पर, उनके डायरेक्ट आप उनको एंट्री दे रहे हैं अपनी जगह में रिप्लेस करके। अगर आपको कहीं ना कहीं साइड किया जाता है तो आपने रिकमेंड कर रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए। देखिए, पैराशूट लैंडिंग तो मेरी ही पहली है जी। मैं गुड़ क्षेत्र का रहने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल। मैं मनगवा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और ये सवाल किसी और लोगों ने मुझे किसी पिछले दिनों इंटरव्यू में किया था जी। कि आपको बाहरी होने का सहमत लगती है। जी। हमने पहले कहा कि प्रजातंत्र प्रजातांत्रिक प्रणाली का अध्ययन कीजिए। जी मोदी जी बनारस से एमपी हैं, रहने वाले तो नहीं हैं वहाँ जी से। बिल्कुल। राहुल गांधी जी जो इस समय पूरे दुनिया का वो लिए हैं, उठाए हैं, हर जगह कंट्रोवर्शियल बयान देने की बात, जी। वो कहाँ से लड़े हैं चुनाव? जी। वायनाड से, केरल से। जी। वो कोई वहाँ के रहने वाले तो नहीं है। जी जनता जिसको जहाँ से एक्सेप्ट कर ले बिल्कुल वो वहाँ का प्रतिनिधि हो जाता है। बिल्कुल सही बात। रही प्रणव प्रताप सिंह की बात, जी प्रणव प्रताप सिंह जी हमारे भाई हैं, हमारे चाचा के लड़के हैं, और उन्होंने विदेश में भी पढ़ाई की है, देश में भी की है, और उन्होंने भी एक प्रणाली अपनाई है प्रजातांत्रिक। चुनाव लड़े, जिला जनपद का चुनाव जीते, फिर जिला उपाध्यक्ष, पंचायत के उपाध्यक्ष का चुनाव जीते। जी। अब आगे जिनको और मौका मिलेगा तो उसमें मैं क्यों ना मदद करूंगा। लेकिन एक आरोप जो लग कर आया है, ईडी का भी हाल ही में छापा पड़ा था, लगभग 600 करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है, बात सामने आ रही है, फिर उस पर टिप्पणी क्या होगी? मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, इसलिए जी कि वो अभी जांच उसकी चल रही है, जांच प्रक्रिया न में। कोई 600 करोड़ घोटाले की बात मुझे पता है, न कुछ। जी एक छोटे से अमाउंट का जहाँ तक मुझे पता है लेन देन का कोई प्रकरण है, और ईडी ने भी कुछ सार्वजनिक नहीं किया है। बेहतर होगा ये बात आप ईडी से पूछें। जी जी और जो कानून देश का है, जी जी ईडी के पास जो पावर है उसके साथ जो भी प्रक्रिया होगी उसको फेस करेंगे हम। बिल्कुल जो भी हमारा परिवार है उसमें कोई बिल्कुल। अब आपके नगर परिषद की अगर बात करें, व्यक्तिगत क्षेत्र की बात जी। करें, तो 9 करोड़ की नल जल योजना, इसलिए योजना लाई गई थी कि मीठा जल नगर परिषद में क्षेत्र अंतर्गत मिले, लेकिन आरोप ये आया है कि अभी तक ये योजना क्रियान्वित नहीं हुई है। नहीं, अभी नहीं हुई। टेंडर में लगी है वो प्रक्रिया। वो गुड़ में पानी की कमी थी जी। इसी तरह उसके लिए बाण सागर से पानी लाया जाएगा। वो लंबी प्रक्रिया का एक अंग है। पैसा मंजूर हो गया है, टेंडर लग गया है। जी अब टेंडर जैसे खुलेगा तो वो काम लगेगा। उससे न सिर्फ गुड़ नगर पंचायत को, पर गुड़ में बने हुए एक केंद्रीय औद्योगिक विकास केंद्र जो भैरव बाबा के पास है बहुत बड़ा, जी। उसको भी पानी वहीं से जाएगा। अब बात करें और विकास क्षेत्रों की, हाँ जी। तो बाबूलाल गौर जी ने 2005 में जी। स्टेडियम की घोषणा की थी, उस पर कितना कार्य हुआ? गुड़ में जी, आपके क्षेत्र में, आपके रायपुर में स्टेडियम की घोषणा की थी। रायपुर में मीटिंग हुई थी, वो आए थे, कबड्डी का स्टेट टूर्नामेंट था, बिल्कुल और गुड़ के लिए घोषणा की थी जी और गुड़ के स्टेडियम का काम लगा। जी फिर ठेकेदार के जो हिला वाली होती है कोई टेक्निकल गड़बड़ी, वो बंद हो गया। जी। अभी फिर से उसमें पैसे हमने डलवाए 2.5 करोड़ जी। और अब काम लगा है। आप कभी रीवा जाएंगे जी। तो आप कृपया देख लीजिएगा। इधर से जाएंगे तो दाहिने हाथ अस्पताल के बगल में ही गुड़ का स्टेडियम का काम चालू है। चलिए, ये एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर स्टेडियम बन जाता है। जी, लेकिन जी। सवाल युवाओं का एक और आप पर आता है कि सोलर प्लांट आपके क्षेत्र अंतर्गत आता है, जी एक बड़ा मैनेजमेंट है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, जी जी। उस पर स्थानीय लोगों को रोजगार की व्यवस्था, उस पर विचार क्यों नहीं किया गया? इसके लिए तो मेरा सार्वजनिक बयान है कई। जी अभी जब आपके रीवा सीधी टनल का उद्घाटन हुआ जी तब भी मैंने सार्वजनिक मंच से, जहाँ गडकरी जी और शिवराज सिंह जी उपस्थित थे, जी मैंने ये बयान दिया जी कि मध्य प्रदेश शासन की घोषित नीति है, माननीय शिवराज सिंह जी की। मैंने वही कहा कि माननीय आपकी ही घोषित नीति है
कि स्थानीय रोजगारों में 70% जो रोजगार है वो स्थानीय लोगों को दिया जाएगा जी। लेकिन मैंने जो पता लगाया, उन लोगों से बात की कई दफ़े जाके मिल के, उनका कहना ये है कि इतना टेक्निकल काम है कि इसमें हमको जो लेबर लगने थे वो तो सब स्थानीय लगाए जी, लेकिन जो टेक्निकल काम है वो सारा विदेशी इंजीनियरों से करवाया जी। और अब बन जाने के बाद जब बिजली सप्लाई हो रही है, तो बिजली सप्लाई जब हो रही तो अब कहीं ना हमारे पास कोई काम नहीं है। जैसे कोई ट्रांसफार्मर है बन के लगा है, उसमें बिजली जाने लगी तो वहाँ मैन पावर का क्या काम है? बिल्कुल। अब वो प्लेटों के साफ करने का काम है, बीच में कचरा उचरा जो आ जाए, तो उसके लिए भी लेबर की ही जरूरत पड़ती है और वो लेबर स्थानीय ही है। इसलिए बहुत से नागरिकों को काम नहीं मिल पाया, इसका खेद है मुझे, जिस अनुपात में मिलना चाहिए था। और ये बात मैं सार्वजनिक मंच से उठाता रहा हूँ। मैंने अनशन किए उसके लिए जनता के साथ, पिछले 5 साल पहले जी बुधवार में अनशन किया था, उसका भी रिकॉर्ड है और मैं अभी प्रगतिशील है। लेकिन मेरी शासन से मांग है, और आप भी उससे मदद करें, बिल्कुल बिल्कुल, कि ऐसा कोई औद्योगिक इकाई ऐसी लाए जिसमें यहाँ के लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल सके। औद्योगिक इकाई की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात रखना चाहूँगा कि लाडली बहना योजना अभी लगातार जो 3 से 4 महीने से क्रियान्वित है पूरे मध्य प्रदेश में, ये लाडली बहना योजना या कि लाडली आवास योजना, ये भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तिगत चिंता है या बहनों की चिंता है? नहीं, बहनों की चिंता है। ये सर्वे का कोई परिणाम तो नहीं कि सर्वे में घटती रेशियो जो घटता हुआ नजर आ रहा है उसके वजह से ये सामने आ रहा है, बार बार योजनाएं निकल के सामने आ रही हैं? उसके मूल में जी जो विचार है तो महिला को सशक्त करने का है जी। आप ये बताएं, आपके समाज में जी, पूरे भारतीय परिवेश में, खासकर इस अंचल में, महिलाओं के पास कोई आर्थिक मजबूती का कोई कारण था मजदूरी के अलावा? ये जो मजदूरी करे तो उनको मजदूरी मिलेगी, और कोई उनको हर बात के लिए उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता था अपने कमाऊ पति या कमाऊ घर के किसी कमाऊ व्यक्ति के ऊपर। शिवराज जी कहते हैं कि हम 1.5 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ दे रहे हैं जी। 1.5 करोड़ महिलाओं से तात्पर्य सीधा सीधा है लगभग 1,500 करोड़ रुपए प्रत्येक माह निकल के आ रहे हैं, और धीरे धीरे राशि बढ़ती जा रही है। अक्टूबर से ये राशि 1250 हो जाएगी, जैसे कि आपकी योजना का नियम है। 1500 हो जाएगी, 1500 भी हो जाएगी। तो ये 1500 जब हो जाएगी तो इसका महीने का बजट जो आएगा लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 20 से 25 करोड़ 2500 करोड़ लगभग होगा। 20 से 2500 करोड़ में कोई ऐसा उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता था जिसमें महिलाओं को सिर्फ नियुक्त किया जाए? ऐसी कोई उद्योग जिसमें से शासन को भी रिफंड जा सके? अच्छा, हम कहीं एक उद्योग लगा देते तो क्या पूरे प्रदेश की महिलाएं उस उद्योग में पहुंच जाती? 15 ये सोच का विषय है भाई साहब जी। हम सोशल वेलफेयर स्टेट हैं, हम लोग सार्वजनिक हित के लिए काम करते हैं, और उसमें एक महिला का इतना बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में, इतना बड़ा वर्ग है कि उसको जिसको वंचित रह गई हैं कभी एक पैसा 10 रुपया देखने का अपना, उनको यदि हम मदद कर रहे हैं तो उसमें चाहे जितना खर्च हो हमको खर्च करना है। लगभग 20-100 करोड़ लगभग 2000 करोड़ रुपए हर महीने, यानी अगर हम 5-6 महीने की भी अगर बात करें तो 5-6 लगभग विधानसभा में अलग अलग उद्योग बन सकते हैं। अगर हमारी योजना का जो प्रारूप है लगभग 2 साल 4 साल का है, तो ऐसे में तो पूरे जिले, हर जिले में 2-2 4-4 उद्योग बनाए जा सकते हैं। जितना जल्दी उनको हमको फायदा देना था जी, जितना जल्दी उनको सशक्त करना था जी, उनके हाथ में कोई पूंजी देनी थी जी, वो हम इतना जल्दी आपकी जो योजना बना रहे हैं उसको तो बनाने में ही 5-10 साल लग जाएगा, और फिर उसको क्रियान्वयन करने में तो बहुत समय लगेगा। लेकिन आपका ये विचार शासन को के लिए अनुकरणीय है, शासन को इस पर विचार करना चाहिए। मैं प्रदेश स्तर की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आप लगभग 4 दशक से राजनीति पर हैं। तो एक बात और जो सामने लगभग आ रही है, ये रेशियो जो घट रहा है सर्वे का, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार आई है, आए दिन नए रेशियो सर्वे आ रहे हैं, उस पर फिर क्या टिप्पणी होगी? अगर क्रियान्वयन इतना जोर से है तो सर्वे क्यों बता रहे हैं कि सरकार जा रही है? मेरे पास तो ऐसा कोई सर्वे नहीं आया है, और मैं तो यही मानता हूं कि सरकार जा नहीं रही है और मजबूती से आ रही है।
एक टिप्पणी आपके फेसबुक वॉल से पर देखी गई थी कि आपने अजय सिंह राहुल भैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। निश्चित ही आप पहले कांग्रेस से रहे हैं, तो गहरे संबंध रहे हैं। कयास ये भी लगाए जाते हैं, अगर मान लीजिए चूंकि हाल ही में सीधी विधानसभा से एज फैक्टर या किसी अन्य फैक्टर की वजह से वर्तमान विधायक केदारनाथ शुक्ल जी का टिकट कटा है, कयास ये भी लगाए जाते हैं कि शायद एज फैक्टर की वजह से ये आप पर असरकारक हो, तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस से बुलावा स्वीकार होगा? कोई बुलावा स्वीकार नहीं होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता हूँ। रही सवाल किसी को जन्मदिन की बधाई देने में, तो मुझे तो आपका पता नहीं मैं आपको भी भेज देता जन्मदिन की बधाई, तारीख भी पता है। और माननीय अजय सिंह जी राहुल जो हैं, उनको तो मेरे पारिवारिक संबंध रहे हैं। राजनीतिक संबंधों में कोई दूरी हो सकती है, वो है भी। मैं भारतीय जनता पार्टी में, वो कांग्रेस में है, लेकिन ये जो सामान्य शिष्टाचार है वो निभाने से मैं समझता हूँ सामाजिक समरसता ज़्यादा अच्छी बनी रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां हो जाए आप सबकी। जनता के लगाए गए आरोपों का सिलसिला यहीं से थमता है। हमारी दूसरा पड़ाव है जनता आपसे सवाल, जो आपके समर्थक भी हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र से हैं, आपके अपने हैं, उनके मन में कुछ सवाल हैं, वो सवाल भी हम आमंत्रित करेंगे। तो मैं अगली कड़ी पर जनता के सवाल आमंत्रित करूंगा। जनता जनार्दन। सर्वप्रथम आपको नमस्कार जी। आपके विधानसभा में मैं भी दौरा किया, रीवा आना जाना गुड़ जी। रिश्तेदारों से पता चलता है कि यदि गुड़ विधानसभा में बीजेपी से टिकट दिया जाता है तो नागेंद्र सिंह को, और यदि नागेंद्र सिंह को मिलता है तो वही जीत कर आते हैं, तो आप में ऐसा कौन सा जादू है जो आप पर ही बताया जाए? ये तो बताया इन्होंने, काली चमड़ी का जादू है जी। सामान्य लोगों से मेरा तादाम्य है जी। हर वर्ग के सामान्य लोगों से मैं सद्भावना पूर्वक मिलता हूँ, उनके काम देखता हूँ, इतने मेरी पूंजी है जी। सवालात इल्ज़ामात का सिलसिला यहीं पर थमता है। लोगों के द्वारा कई संगीन आरोप लगाए गए, कई बातें रखी गई, लेकिन उसका आखिरी निर्णय क्या होगा? आज के हमारे जज, आज के हमारे निर्णायक संजय मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि आज का फैसला सुनाने की कृपा करें। विधानसभा क्षेत्र गुड़ के वर्तमान विधायक पर जनता ने जो भी गंभीर आरोप लगाए, उनका उस आरोपों का उन्होंने तटस्थ तरीके से खंडन किया और सभी सवालों का तर्कपूर्ण जवाब दिया, जिसके आधार पर आज विंध्य की कचहरी उनको बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू। निश्चित ही कई आरोप सामाजिक रूप से लगे और लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह जी ने अपने तरीके से उन सवालों का खंडन किया और जिस तरीके से अदालत ने आज फैसला सुनाया, बाइज्जत बरी होते हैं आप सभी के बीच अपनी बात रखकर, इन बातों का खंडन करके। मैं फिर किसी न किसी व्यक्तित्व के साथ आप सभी के बीच मुखातिब होऊंगा, नए मुद्दों के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।